तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो हमारे एज ए सिविल इंजीनियरिंग जब हम करते हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हमारे यूज़ में आते हैं, ऐसे कुछ हम 5-7 सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करने वाले, केवल एक उसका बेसिक जानते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे किस किस टाइप से यूज़ में आ सकते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री है उसमें किस किस टाइप से वो यूज़ में आ रहे हैं, वो क्या वहाँ पर काम कर रहे हैं। वैसे आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वैसे आपको बेसिक सब पता होगा, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम ब्रीफली बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या क्या काम करता है। इनमें से कुछ मेरे लिए भी नए हैं तो वो भी मैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर मैंने काम किया उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बेसिक से सॉफ्टवेयर है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, कुल जितने भी सॉफ्टवेयर जो हमारे यूज़ में आ सकते हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हेलो व्यूअर, दिस इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग सिविल टेक हिंदी। तो फर्स्टली एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम सभी जानते हैं, हम सभी ने यूज़ में लिया है, वो है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिकली क्या होता है कि ऐसे कुछ डेटाज जिनको हमें बार बार कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो हम डेटाज इसमें ऑलरेडी फिट कर सकते हैं और हमारी जो कैलकुलेशन का टाइमिंग है वो हमें बार बार नहीं करना पड़ता है। तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही बेसिक है और हम सभी इसके बारे में जानते हैं। आपने MS वर्ड को यूज़ में लिया होगा, MS एक्सेल को यूज़ में लिया होगा, आपने माइक्रोसॉफ्ट के भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ में लिए होंगे एज ए बेसिक, क्योंकि जब हम एक PC पर काम करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारे एक बेसिक नीड होती है कि हमें किसी भी काम में ये तो चाहिए होते हैं। तो MS एक्सेल हम यूज़ में लेते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग नहीं, ये तो मतलब ऑल ओवर मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर है। ये मल्टीपर्पज़ कैसे कि इसमें मैं जैसा कि मैंने बताया कि वो डेटा जिनको हमें कैलकुलेशन बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है वो हमें बार बार नहीं करनी पड़ती है, और वही डेटा हम एक ही बार में उस पर फिट कर देते हैं। तो और एक्सेल का ऐसा ही नहीं कि केवल हम डेटा कैलकुलेशन में यूज़ में लेते हैं, इसके बहुत सारे और भी अदर यूज़ है। एक्सेल MS एक्सेल एक एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर पर भी यूज़ में लिए जाते हैं। तो वैसे इसके बहुत से यूजर्स हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सिविल इंजीनियरिंग में ये बेसिक सॉफ्टवेयर अगर एक्सेल काम आता है तो वो इसी काम में आता है, ज़्यादा हम कैलकुलेशन कर सकें। तो अगर आपने मेरी पिछली स्टैंडर्ड की कुछ एक वीडियो देखी हो तो हम जानते हैं कि हमारे जो BOQ होता है, हमारे जो एस्टिमेट होते हैं, उन एस्टिमेट में भी हम इस एक्सेल सॉफ्टवेयर का ही यूज़ लेते हैं। एस्टिमेट में एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज होते हैं, इसमें एस्टिमेट बनाते हैं जिसमें हमारी एक साइड मटेरियल की प्राइस लिखी होती है, हमारी रेट लिखी होती है, उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, और वो कैलकुलेशन में बार बार नहीं करने पड़ते। हम उसी फॉर्मेट में हम बार बार जितने भी BOQ हम बनाना चाहते हैं, BOQ मीन बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के, हमारा जो एस्टिमेट होता है उसको हम एज ए BOQ प्रेजेंट करते हैं, और उसी को हम फिर NIT नोटिसिंग इनवाइट टेंडर में डालते हैं, और वो फिर आगे उसकी टेंडर की जो प्रोसेसिंग होती है वट एवर जो भी है। तो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैंने हालांकि लिटरली यूज़ में नहीं लिया है, ऐसे इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैंने लिटरली यूज़ में नहीं लिए हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट वहाँ पर काम में आता है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हों। जो अगर आपने देखा हो तो जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की उनको हैंडलिंग करनी होती है, या फिर आपने अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ी है कभी आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ी है अगर आपने कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आपने CPM, PERT, ये बहुत सारे जो मेथड होते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये जो CPM या PERT है ये डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट है। तो CPM या PERT है ये डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट है, वहाँ पर हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट काम में आते हैं। और जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं वो है हमारा प्राइमवेरा P6। तो दोनों काम लगभग सेम ही करते हैं, आई थिंक दोनों काम लगभग सेम ही करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा बिगिनर लेवल का है, और प्राइमवेरा P6 जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसमें हम एडवांस लेवल की जो शेड्यूलिंग है, जो मैनेजमेंट है, वो हम इसमें कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट को जब हमें एक साथ मैनेज करना होता है तब भी हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ में लेते हैं। ये दोनों जो मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है इनको मैंने कभी काम में नहीं लिया, नहीं इनको मैंने कभी देखा, लेकिन मैंने जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ी थी उसमें मैंने पढ़ा था कि ऐसे हमको डिफरेंट टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि CPM और PERT, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो वो CPM और PERT वही होते हैं कि हमें अलग अलग हमारे काम होते हैं, उनकी शेड्यूलिंग करना, उनको मैनेज करना। तो आई थिंक ये दोनों सॉफ्टवेयर वही काम करते हैं जो हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, और भी इसके डिफरेंट टाइप के जो यूज़ है वो बहुत सारे हम इंडस्ट्री में ये यूज़ में आते हैं।
तो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बात करने वाले वो है हमारा ऑटोकैड। ऑटोकैड के बारे में हम बेसिक जानते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको ऑटोकैड की फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ऑटोकैड मीन ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, या फिर ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी होता है, ड्राइंग भी होता है, लेकिन बेसिक जो मैंने पढ़ा है वो होता है ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से हम ड्राफ्ट करना। देखिए जैसा कि मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में बताया है, जब मैंने ड्राफ्टिंग और ड्राइंग के बारे में वीडियोस बनाए तो उसमें मैं बताता कि जो ड्राफ्टिंग होती है, ड्राइंग होती है, ड्राफ्टिंग का मेन होता है कि हमें किसी भी चीज़ को एक पेपर पर प्लॉट करना, और ऑटोमेटेड होता है कि हमें उसको किसी डिजिटल फॉर्म में वो करना, यानी हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में करना, सॉफ्ट कॉपी में हमें कंप्यूटर में करना, और हार्ड कॉपी में हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं, कोई भी मैप बनाते हैं, कोई भी एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो हमारी ड्राफ्टिंग में काउंट होती है। और ऑटोकैड जो होता है, ऑटोकैड एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, चाहे डिप्लोमा, चाहे आप डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप और एडवांस लेवल पर हैं, तो आपको ऑटोकैड के बारे में तो पता ही होगा। ऑटोकैड एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जिसको एक सिविल इंजीनियरिंग करने वाले को या फिर ड्राफ्ट्समैन करने वाले को सीखना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल की बेसिक नीड यही है कि सब चीज़ें जो है वो डिजिटल फॉर्म में हो रही है। तो ऑटोकैड हमारे बेसिक सबसे ज़्यादा तो यूज़ में आता है हमारे जो बिल्डिंग्स की हमारे जो प्लान होते हैं, 2D प्लान होते हैं, उनमें भी यूज़ में आता है। और बहुत से लोग के मन में उम्मीद है कि ऑटोकैड केवल 2D के लिए यूज़ में आता है, 3D के लिए हम एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज़ में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटोकैड 2D और 3D दोनों में वर्क करता है, लेकिन ऑटोकैड में जो 3D है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बजाय कि अदर सॉफ्टवेयर के, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर में 3D जल्दी से बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ऑटोकैड में हमारा 3D थोड़ा बनने में टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन वो एक एक चीज़ डिटेलिंग में करता है। अभी जो है वो करंटली मैं रेविट की सीरीज चला रहा हूँ सिविल टेक हिंदी चैनल पे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इसके बाद मैं ऑटोकैड की भी ऐसे जो ट्यूटोरियल्स है वो लाने वाला हूँ, तो आप उनको जरूर देखिएगा अगर आपको ऑटोकैड सीखना है तो। और ऑटोकैड के बारे में बस इतना ही था। और ऑटोकैड के बारे में बेसिक सी चीज़ है कि इसको ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है, बेसिकली 2D एंड 3D ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग के लिए यूज़ में होता है। तो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर उसके बारे में बात करते हैं वो था हमारा ArcGIS। ArcGIS एक सॉफ्टवेयर है, इरिस कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है, इरिस कंपनी ने इसे डेवलप किया है। और ये सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा है कि अगर आपने GIS के बारे में पढ़ा हो, GIS मीन होता है हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जो हमारे जो जितनी भी हमारी पृथ्वी पर जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी हमारी पृथ्वी पर जो डेटा है, चाहे वो हमारे खनिज हो गए, चाहे वो हमारे पृथ्वी के अंदर की कोई भी डिटेलिंग हो गई, हमारी जो सोइल है उसकी टाइप कैसी है, ये सारी जियोग्राफिक एंड फिजिकल जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक डेटा के रूप में मतलब एक डिजिटली उसमें फॉर्म करना, ये सॉफ्टवेयर शायद उसी में यूज में लिया जाता है। तो ArcGIS तो मैंने इसके बारे में जब पढ़ा था, मैंने इस सॉफ्टवेयर पर भी काम नहीं किया है। तो ArcGIS के बारे में मैंने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इसकी जो फुल फॉर्म है, यानी आर्क जो स्टैंड करता है वो किस लिए करता है कि एरोनॉटिकल रिकनेसेंस कवरेज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जो एरोनॉटिकल, यानी हम जो सैटेलाइट से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर आपने GIS के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि रिमोट सेंसिंग और GIS जो दोनों वर्ड हमारे साथ में यूज़ में लिए जाते हैं। मतलब होते तो अलग अलग है, लेकिन जनरली साथ में यूज़ में लिए जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। कि हमारे क्या होती है कि जो जियोग्राफी से हमारे सैटेलाइट जो उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसी को हम एक डेटा ग्रुप में लेते हैं। और ये इस टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर दिखता है। आई थिंक मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप का ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ दिखता है, या इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर है ये कुछ दिखता है। इसमें आप देखे हो तो अलग अलग हमारी जो कलरिंग है उसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हुई है। वापस इसके पास कोई हमारा अर्थ की जो ग्राउंड है वो है। तो ऐसे करके जो हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ArcGIS जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। बेसिकली ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने सर्च किया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं हम यूज़ में लेते हैं, तो मुझे ArcGIS थोड़ा अलग दिखा और मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए इसके बारे में। तो ArcGIS होता है इरिस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, और इसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इमेजेस से मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी वो हम इसमें लेते हैं हमारी अर्थ के बारे में, जियोग्राफी के बारे में। तो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बात करते हैं वो हमारा है स्टेट प्रो। तो स्टेट प्रो एक एडवांस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें अलग अलग हम जो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें हम सबसे
अच्छा बेनिफिट है इसमें हम सारे प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब भी हम नेक्स्ट लेवल डिजाइनिंग की बात करते हैं, जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात करते हैं कि जो एग्जैक्ट पॉइंट है उस पर कितना क्या लोड आएगा, उस पर हमें कितना क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कितनी जो सारी उसकी लोड कैलकुलेटिंग डिज़ाइन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डिज़ाइन रिलेटेड हमें जो चीज़ें चाहिए होती है या फिर हम जो चीज़ करते हैं डिज़ाइन रिलेटेड, वो सारी हम इसी चीज़ में करते हैं। स्टेट प्रो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसी में करते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले काफ़ी वीडियो में बताया था कि कितने टाइप्स के लोड हमारे स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो उन सभी को ये कंसिडर करता है और उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन बताता है कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हमारे स्ट्रक्चर में हमें कितने क्या सपोर्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, हमारा स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखेगा कैसा। तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा रेविट सॉफ्टवेयर। तो रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप इस चैनल पे हैं तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने डिटेलली, अगर आपको जानना है वो सॉफ्टवेयर सीखना है तो मैंने उसके ट्यूटोरियल जो है वो हमारे रेविट ट्यूटोरियल नाम की प्लेलिस्ट में बना रखे हैं सिविल टेक हिंदी पर, तो आप वहाँ जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। और रेविट जो सॉफ्टवेयर है, रेविट सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे काम में आता है कि हमारे जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर, ये नहीं कि केवल बिल्डिंग, ये नहीं कि केवल कुछ कोई भी, हमारा ऑल टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो हम इसमें बना सकते हैं। वो हमारे कैसे दिखेंगे, वो हमारी एक्चुअल वे में, नहीं रियलिटी में वो जो चीज़ है वो कैसी दिखेगी, वो हम इसमें बना सकते हैं। और किसी भी क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपका जो आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसी दिखेगी, ताकि उसमें हम अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकें। और एक हम 2D ड्राइंग देखते हैं और एक हम 3D देखते हैं, तो हमारे जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि हम किसी को 2D चीज़ बताते हैं और हम किसी को 3D चीज़ बताते हैं कि एक्चुअल में आपकी जो चीज़ है वो ऐसी दिखेगी, तो वो एक इमेजिन करने लग जाता है कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे होगा। या फिर जैसे हम बिल्डिंग्स की बात कर लें सपोज, तो कि यहाँ पर मेरा रूम है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर मुझे इतना स्पेस प्रोवाइड होगा, ठीक है, तो उसको एक इमेजिन हो जाता है कि हाँ मेरा जो चीज़ है वो ऐसी दिखेगी, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखेगा। और रेविट एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, मैंने इस पर काम किया है, हालांकि ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन जितना भी किया है, रेविट एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसका इंटरफेस सबसे बेटर है, मुझे ऑटोकैड का और इसका इंटरफेस सबसे बेटर लगा। देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर, मैंने पहले भी बात की थी कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करना हो, आपको अगर उसका एक टाइम पर इंटरफेस समझ में आ गया और उसकी वर्किंग समझ में आ गई, तो आप फिर कोई भी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कैसा भी हो। आपको बस सॉफ्टवेयर सीखने में उतना टाइम नहीं लगता। आपको सॉफ्टवेयर अगर अच्छे तरीके से उस पर कमांड करनी है तो सबसे पहले आप उसके इंटरफेस पर ध्यान दीजिए कि उसका इंटरफेस कैसा क्या है, हम कहाँ पर ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया, आपने कार चलाना सीखा, तो आप कुछ भी जानने से पहले आप उसके अगर सिस्टम पर ध्यान देंगे कि यहाँ से ये चीज़ होती है, यहाँ से हमारा गियर कंट्रोल होता है, यहाँ से हमारा क्लच होता है, हमारा एक्सेलेरेटर होता है, तो वो आप चीज़ को अगर जितना ज़्यादा जल्दी समझ सकेंगे तो आपके लिए उतना ही जो काम है वो ईजी होगा, ताकि आप कभी कभार कहीं पर अटक भी जाएं तो आप उन चीज़ों आपको पता होगी कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, इसको ठीक करने की, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से समझ सकूं। अब आपने पूरी तरह से ड्राइविंग सीखी भी नहीं, पूरी तरह से कार के बारे में जानना भी नहीं, और सीधा आप ड्राइव करने लग गए, तो वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो नेक्स्ट और लास्ट सॉफ्टवेयर उसके बारे में बात करते हैं, वो हमारा नेविस वर्क हम यूँ नहीं कहेंगे कि एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। इसको हम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर 50-50 कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। ये सॉफ्टवेयर और रेविट सॉफ्टवेयर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी रेविट की जो ड्राइंग होती है, यानी रेविट की जो हम 3D मॉडल्स होते हैं उनको हम इसमें ला सकते हैं और एक डिटेलिंग पर वर्क कर सकते हैं। फॉर सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अगर बिगिनर लेवल का है तो प्राइमवेरा P6 एक एडवांस लेवल का है, वैसे ही है कि रेविट अगर बिगिनर लेवल का है, रेविट को अगर हम थोड़ा सा नीचे लो लेवल का मानते हैं तो नेविस वर्क को हम थोड़ा सा ऊपर मानते हैं। रीज़न इसका ये कि रेविट में हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। रेविट में हमको वॉक थ्रू का ऑप्शन मिलता है, रेविट में हमको रेंडरिंग का ऑप्शन मिलता है, हमारी इमेजेस हम उसमें से निकाल सकते हैं। आई थिंक इसमें से भी निकाल सकते होंगे, क्योंकि इस पर मैंने वर्क नहीं किया तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन नेविस वर्क के बारे में अगर हम बात करते हो, नेविस वर्क एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर है और रेविट में अगर हम ज़्यादा उसको लोड दे देते हैं और हमारे अगर जो प्रोसेसर है उसकी स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं होती है तो वो हैंग करना चालू कर देता है। मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि मैंने बहुत सारे एलिमेंट उसमें ऐड कर दिए और फिर वो हैंग करना चालू हो गया, धीरे धीरे वर्क करना चालू हो गया, थोड़ा सा लैग करने लग गया। लेकिन नेविस वर्क जो होता है, नेविस वर्क के हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ पर डिटेलिंग तरीके से काम कर सकते हैं। यानी जितनी भी फॉर सपोज मेरी एक ही इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो फर्स्ट फ्लोर का उसको मैं अलग ले आया, नेविस वर्क में उसको मॉडिफाई किया। फर्स्ट फ्लोर पर मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें डिटेलिंग करनी होगी जो मैं रेविट में नहीं कर सकता हूँ, वो मैं इसमें
वो मैं इसमें कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ऑटोकैड की ड्राइंग को हम रेविट में ला सकते हैं, रेविट की ड्राइंग को हम नेविसवर्क में ला सकते हैं। यानी ऑटोकैड में हमने कोई 2D ड्राइंग बना रखी है तो उसको आपका 3D बनाने के लिए आपको वापस से रेविट में 2D वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सा ही वो जो 2D ड्राइंग है वो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं रेविट में। और रेविट में अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो वो आप नेविसवर्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बस आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आई थिंक बस यही था इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जितना मुझे आइडिया था वैसे मैंने बता दिए। वैसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैं भूल रहा हूँ, जिनको मैंने नहीं बताया है। आई थिंक वो है बहुत सारे जिनके मुझे नाम याद है, वो है ऑटोकैड मैंने बता दिया है, 3ds Max है। 3ds Max के अलावा हमारा जो एक फ्यूजन 360 करके भी आता है। एक से बहुत से सॉफ्टवेयर है जिनके बारे में हमने बात नहीं की है। ई टैब से एक ई टैब सॉफ्टवेयर भी आता है। तो बेसिक से जनरल सॉफ्टवेयर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या क्यूरी, आप और कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं उस पर और सर्च करके और अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकूं। आपका सजेशन मुझे देते रहिएगा ताकि इम्प्रूवमेंट बराबर आती रहे। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सिविल टेक्निक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतने दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।